स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया की किस तरह से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो जिस तरह से लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था पराग कोश की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण कर रही थी, उसी प्रकार से बीजांड में भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। तो इस तरह ये अपन पढ़ेंगे संपूर्ण प्रक्रिया, और जो गुरु बीजाणु होगा वो विकसित होकर किस तरह की संरचना बनाएगा। तो देखिए, गुरु बीजाणु जनन जिसको अपन कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए, बीजांड में उपस्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जो बीजांड होता है गुरु बीजाणु धानी, बीजांड का दूसरा नाम हमने क्या कहा था, गुरु बीजाणु धानी। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बीजांड को पढ़ा था। तो बीजांड का जो बीजांड काय है उसमें कुछ बड़ी और गाढ़े जीव द्रव्य वाली और बड़े केंद्रक वाली कोशिकाएं होती है जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करती है, और उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु के इस निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो ये तो जैसे लघु बीजाणु बन रहे थे 4, उसी तरह से गुरु बीजाणु भी 4 बनते हैं। अब लघु बीजाणु तो अलग अलग चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन प्राय देखा गया है कि जो गुरु बीजाणु बनते हैं 4 वो रैखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये चारों गुरु बीजाणु एक रैखिक क्रम में विन्यासित है। तो इसमें क्या होगा, जो बीजांड द्वार वाले जो गुरु बीजाणु होंगे वो तो नष्ट हो जाएंगे और लास्ट में केवल एक गुरु बीजाणु बचेगा, और वही सक्रिय होकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो देखिए, ये रैखिक क्रम में विन्यासित हो गए। बीजांड द्वार की ओर के पहले 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा निभाग की ओर वाला चौथा गुरु बीजाणु सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में विकसित होकर भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि केवल निभाग सिरे की ओर वाला जो गुरु बीजाणु बचता है वही सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और एक्टिव होकर विकसित होता है, और फिर भ्रूणकोश जिसको हम मादा युग्मोद्भिद कहते हैं उसका निर्माण करेगा। देखिए, भ्रूणकोश जो होगा ये एकमात्र ऐसी रचना होगी बीजांड में जो कि अगुणित होगी, अहन होगी, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विकसित होती है। तो अब अपन पढ़ लेते हैं ये जो भ्रूणकोश या जो मादा युग्मोद्भिद बनेगा उसकी रचना और विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि अधिकांश पुष्प पादपों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से केवल एक गुरु बीजाणु, और वो भी कौन सा, निभाग की ओर वाला, सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है। बाकी 3 अन्य गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। कौन से 3 गुरु बीजाणु, जो बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। तो पहले जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर, वो नष्ट हो जाते हैं। निभाग वाला एक गुरु बीजाणु सक्रिय हो जाता है, जिससे तो जो ये 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो रहे हैं तो इनके जो पोषक पदार्थ का उपयोग है वो सक्रिय गुरु बीजाणु कर लेता है और फिर वृद्धि करने लग जाता है। जब भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद के निर्माण में 4 में से केवल एक गुरु बीजाणु ही भाग लेता है तो इसे एक बीजाणुज भ्रूणपोष कहते हैं। तो जब भ्रूणकोश का निर्माण होता है और केवल 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक ही गुरु बीजाणु जब भ्रूणकोश का निर्माण करता है तो उसको हम एक बीजाणुज भ्रूणकोश या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश कहते हैं। तो भ्रूणकोश को अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एम्ब्रियो सेक। तो जब एक ही गुरु बीजाणु केवल भ्रूणकोश का निर्माण करे तो उसको हम एक बीजाणुज भ्रूणकोश कहते हैं। तो नॉर्मली आवर्तबीजियों में एक बीजाणुज भ्रूणकोश ही बहुतायत में देखने को मिलता है। अब देखिए, विकसित कैसे होता है। तो जैसे ये बीजांड बन रहा है, ये भी बीजांड बन रहा है अंडाशय के अंदर, तो उसी समय बीजांड काय है, ये द्यावरण भी बन रहे हैं। तो बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं क्या होती है, बड़ी हो जाती है, जैसे नीले कलर में हमने दिखा रखा है इसको सॉरी, ये बीजांड काय की कोशिकाएं हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती है, अधिक और गाढ़े जीवद्रव्य वाली होती है, बड़े केंद्रक वाली होती है। तो इस बड़ी वाली कोशिका को हम कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो बड़ी हो गई है इतनी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने वाला है, 4 गुरु बीजाणु बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट चित्र में देखते हैं अपन। देखो, ये कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन किया और
1 2 3 4 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर लिया और जो चारों गुरु बीजाणु है वो रेखिक क्रम के अंदर विन्यासित है। इसी तरह से ये अध्यावरण भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो देखिए ये बीजांड द्वार है। तो होता क्या है फिर आगे चलकर कि ये 4 गुरु बीजाणु जो रेखिक क्रम में विन्यासित, ये चारों विकसित नहीं होते हैं, इनमें 3 खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही बचता है और उसी को सारा पोषक पदार्थ दिया जाता है ताकि जो भ्रूणकोश बने वो अच्छे किस्म वाला बने और अच्छे परिपक्व और विकसित प्रकार का बने। तो अगले चित्र में देखो ये जो बीजांड द्वार वाले 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जबकि चौथा जो निभाग की तरफ वाला है वो सक्रिय होकर फिर भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। तो इसको तो हम कहेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु, और जो बीजांड द्वार वाले 3 हैं उसको अपन कहेंगे असक्रिय गुरु बीजाणु। ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, इनके जो पोषक पदार्थ कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य होता है वो सक्रिय गुरु बीजाणु काम में ले लेता है और फिर खुद ही मोटा तगड़ा होता रहता है, पूरे बीजांड में फैल जाता है। अब देखिए अपन हम इसको ले लेते हैं केवल ये जो है इस संरचना को, जो एक ये सक्रिय गुरु बीजाणु है ये अभी इस तरह का है, इसके अंदर एक तो केंद्रक है और ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु है। अब ये धीरे धीरे पूरे बीजांड में फैल जाएगा और वृद्धि करेगा। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले देखो हम इधर से ले लेते हैं, ये पहले इसमें एक केंद्र की अवस्था थी। अब होता क्या है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु का केंद्रक में पहली बार समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से ये केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। अभी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर केवल समसूत्री विभाजन में केंद्र का ही विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है। कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होगा वो लास्ट में जाकर एक साथ होने वाला है। तो इसमें केवल केंद्र का विभाजन होगा और जो एक केंद्रक था वो 2 भागों में बट गया और दोनों केंद्रों में से एक एक केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर चले गए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दोनों ध्रुवों पर जो एक एक केंद्र चले गए उसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होता है सेकंड। तो यहाँ पर दोनों ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक बन जाते हैं। तो इस तरह से इस अवस्था को हम कहेंगे 4 केंद्र की अवस्था। फिर धीरे धीरे इन दोनों ध्रुवों पर जो 2-2 केंद्रक है उनमें एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होता है और 2 से 4-4 केंद्रक बन जाते हैं और इस अवस्था को हम कहते हैं 8 केंद्र की अवस्था। तो ये भ्रूणकोश के 8 केंद्र की अवस्था आ गई। अब होता क्या है कि अभी इस स्थिति में दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक है। तो होगा क्या कि इनमें से एक एक केंद्रक, जैसे ये एक केंद्रक है ये बीच में आ गया, इसमें से ये केंद्रक जैसे बीच में आ गया, तो 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं और अब दोनों ध्रुवों पर 3-3 केंद्रक बन जाते हैं। 3-3 केंद्रक हो गए और 2 केंद्रक बीच में आकर व्यवस्थित हो गए। तो होगा क्या कि जो एक ध्रुव पर 3 कोशिकाएं केंद्रक है वो 3 कोशिकाएं बना लेगा और बीजांड द्वार की तरफ 3 केंद्रक है वो 3 कोशिका बना लेगा और एक बीच वाली बड़ी वाली कोशिका बन जाएगी। तो इस तरह से इसमें 7 कोशिका बन जाएगी, टोटल 8 केंद्रक रहेंगे। तो देखिए ये जो 8 केंद्र की अवस्था होती है यहाँ तक केवल केंद्र का विभाजन हो रहा है और उसके पश्चात ही कोशिका द्रव्य विभाजन होकर इसमें कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है। तो सबसे जब 3 समसूत्री विभाजन होते हैं तो उनमें कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा है, केवल केंद्र का विभाजन हो रहा है, केंद्र की बट रहा है और बाद में जाकर इसका कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि इसका परिपक्व, ये पूरी तरह से विकसित होकर अभी ये विकसित हो रहा है और विकसित होकर पूर्ण रूप से परिपक्व कैसे बनता है। तो देखिए ये इस तरह से बनता है परिपक्व होके, जैसे ये है। तो अभी ये देखिए ये पूरी तरह से बीजांड के अंदर फैल चुका है। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसका केंद्रक है वो 8 केंद्रकों में बढ़ चुका था। तो 3 तो निभा की तरफ केंद्रक रह गए, 3 बीजांड द्वार की तरफ रह गए, 2 केंद्रक बीच में आ गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, इनके कोशिका द्रव्य विभाजन होकर इनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाएगी। तो इस तरह से 3 कोशिकाएं तो बन जाएगी निभा की तरफ और 3 कोशिकाओं का समूह बन जाएगा बीजांड द्वार की तरफ और 2 केंद्रक बीच में आ जाएंगे और ये एक बड़ी कोशिका और बन जाएगी। अब देखिए जो निभा बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम कहते हैं अंड उपकरण या अंड समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है समूह है, अंड उपकरण का मतलब होता है इसमें जो मुख्य कोशिका होती है वो अंड कोशिका होती है और उसी से आगे चलकर युग्मनज बनने वाला है। तो देखिए इनमें से ये जो 3 कोशिका समूह है इसमें एक बड़ी कोशिका होगी उसको तो हम कहेंगे अंड कोशिका और जो 2 समान प्रकार की कोशिकाएं होगी उनको हम कहेंगे साई कोशिका या सिंद्रिज्ड सेल। तो इन दोनों को मिलाकर जो 3 कोशिकाओं का समूह है उसको अपन कह रहे हैं अंड उपकरण या अंड समुच्चय। ध्यान रखिएगा ये अंड उपकरण या अंड समुच्चय वो बीजांड द्वार की तरफ स्थित होता है।
ठीक इसके विपरीत चलें तो निभाग वाला भाग होता है जिसको अपन बीजांड का आधारी भाग भी कहते हैं। इसमें 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसको प्रतिमुखी कोशिकाएं, या अभी वर्तमान में जो एनसीईआरटी किताब आती है उसमें एक शब्द हो रहा है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल भी इनको कहते हैं। ये धीरे धीरे बाद में स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इनका पोषक पदार्थ काम में आ जाता है। अब बीच में जो 2 केंद्रक आए हैं, देखिए ये एन और एन, तो इन दोनों केंद्र जो ध्रुवों से आए हैं, एक ध्रुव से आए हैं, इनको अपन कह रहे हैं ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस। अब बीच में जो ये एक बड़ी कोशिका दिख रही है, ये तो 3 कोशिकाओं का समूह बन गया, इधर 3 कोशिकाओं का समूह बन गया। अब ये बीच वाली बड़ी कोशिका जो दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ी कोशिका है बीच वाली, इसको बोल रहे हैं पर केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। अभी सेंट्रल सेल के अंदर ये 2 ध्रुवीय केंद्रक है एन और एन। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ये आपस में मिक्स होकर एन प्लस एन क्या बना लेंगे, मतलब ध्रुवीय केंद्रक है एन प्लस एन, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, द्विगुणित बनेगा। और ये आगे चलकर है वो भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। ध्यान रखिएगा, भ्रूण पोष का, जो भ्रूण को पोषण देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो बीजांड द्वार की तरह अंड समुच्चय अंड उपकरण है, उसकी जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं, उन सहायक कोशिकाओं के ऊपर पार्श्व में अंगुलीनुमा एक रचना पाई जाती है, या जैसे धागे के समान रचना पाई जाती है। इस तरह से ये संरचना पाई जाती है। इसको अपन बोलते हैं तंतुरूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, जब परागनलिका आती है ना परागकण से, तो उसको भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए निर्देश प्रदान करती है या उसका मार्गदर्शन करती है। कौन, तंतुरूपी समुच्चय, जो भ्रूणकोश में परागनलिका के प्रवेश करने में मदद करेगा। तो ये एक परिपक्व भ्रूणकोश या माध्यमोद्भिद की रचना है। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना है। आप चाहे बीजांड का जो भाई है बाकी की चीज़ें ये ना बनाए, आप अंदर की जो संरचना है ये भ्रूणकोश की, ये ज़रूर आपको बनानी है, जिसमें आपको प्रतिमुखी कोशिकाएं दिखानी है, केंद्रीय कोशिका दिखानी है, ध्रुवीय केंद्र के दिखाने हैं और अंड समुच्चय दिखाना है। तो इस तरह से परिपक्व भ्रूणकोश की अंत पूरी तरह से विकसित हो गया है। तो इसको अगर अपन देखें तो देखिए इसके अंदर कितनी तो कोशिकाएं हैं, तो 1 2 3 और ये बड़ी वाली 4 5 और 6 और 7 तो इसके अंदर कोशिकाएं हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक है। तो एक परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय रचना वाला होता है। याद रखिएगा, 7 तो कोशिका होती है इसमें और 8 केंद्रक होते हैं। तो दिख रही है अपन को 8 तो केंद्रक है, 7 ही कोशिकाएं, एक तो बड़ी वाली केंद्रीय कोशिका, फिर 3 ये कोशिकाएं, 3 नीचे वाली कोशिकाएं, तो 3 3 6 1 7 कोशिकाएं हो गई, 8 केंद्रक हो गई इसमें। अब देखिए हमने इसको लिख कर रखा है कि इसको फटाफट अपन पढ़ के देख लेते हैं कि एक सक्रिय क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्र सर्वप्रथम समसूत्र विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है। एक केंद्रक दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं, चले गए। अब प्रत्येक केंद्र पर 2 बार समसूत्र विभाजन और होता है, जिसके कारण से केवल ध्रुवों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी अवस्था को 8 केंद्र की अवस्था कहते हैं। तो 8 केंद्र की अवस्था आ गई। दोनों ध्रुवों पर एक केंद्र बीच में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। तो दोनों ध्रुवों से एक केंद्र बीच में आ गया, जिनको ध्रुवीय केंद्र कह रहे हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्र आपस में मिलकर देखो द्विगुणित यानी 2n केंद्रक बनाते हैं, जिसे द्वितीयक केंद्र कहते हैं, जो बड़ी केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं, जो बाद में क्या बनाएगा, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। जो बाद में किसका निर्माण करेगा, भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। जो भ्रूण बनेगा ना उसको पोषण देने का काम करेगा ये। तो ये जो द्वितीय केंद्रक होते हैं ये संयुक्त होकर, जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ये संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं, जो विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण कर लेंगे। अब दोनों ध्रुवों पर 3 केंद्रक रह गए, चारों में से एक तो बीच में आ गया। अब दोनों ध्रुवों पर 3 केंद्र हो गए। बीजांड द्वार पर उपस्थित 3 केंद्रक अंड उपकरण या अंड समुच्चय बनाते हैं, जिसमें 2 तो साई कोशिकाएं होती है और एक बड़ी अंड कोशिका होती है। ये अंड कोशिका किसका निर्माण करेगी, युग्मनज का निर्माण करेगी। अंड उपकरण की साई कोशिकाओं के ऊपर पार्श्व में अंगुलीनुमा स्थूलन पाया जाता है। अंगुलीनुमा स्थूलन का मतलब है जैसे ये 2 साई कोशिकाएं हैं, तो इनके पार्श्व में इस तरह से अंगुलीनुमा स्थूलन पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, तंतु रूपी समुच्चय। तंतुओं के समान ये समुच्चय होता है, एक फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ये परागनलिका को भ्रूणकोश में प्रवेश कराने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये
भ्रूणकोश में जो परागनलिका प्रवेश करेगी उसमें मदद करेगा, उसमें सहायक होने वाला है और उसको भ्रूणकोश में अंदर घुसने के लिए मदद करेगा ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस तंतुरूपी समुच्चय। नेक्स्ट और देख लेते हैं अपन। देखिए इसी तरह से निभाग की और भी 3 केंद्रक होते हैं। जो 3 केंद्रक होते हैं तो 3 कोशिकाएं बना लेगी, तो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बनाते हैं, एंटीपोडल सेल बना लेते हैं, जो पोषण का कार्य करते हुए बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अतः एक प्ररूपी आवर्तबीजी पादपों का भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। अंग्रेजी में बोले तो इसको 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये। 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय, 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भ्रूणकोश की, तो वो अपने ज़्यादातर आवर्तबीजी पादपों में देखने को मिलता है। तो ये 7 कोशिका और 8 केंद्र के क्या क्या हुए, तो देखिए अंड उपकरण प्रतिमुखी कोशिकाएं और एक बीच में केंद्रीय कोशिका। तो इसमें कोशिकाएं कितनी, अंड उपकरण में 3, प्रतिमुखी में भी कितनी 3, एक केंद्रीय कोशिका 1, तो टोटल सेल कितनी हो गई 7। केंद्र कितने हो गए, अंड उपकरण में 3 केंद्रक, प्रतिमुखी में भी 3 केंद्रक और एक केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक, तो केंद्र कितने हो गए 8। तो इस तरह से 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि भ्रूणकोश के विकास के दौरान सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन में केवल केंद्र का विभाजन ही होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। 8 केंद्रीय अवस्था के बाद ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कैसे, इससे पहले एक गुरु बीजाणु था, उसके बाद में इसमें 2 केंद्रक बने, फिर इसके बाद में इसके अंदर दोनों केंद्रकों से 2-2 बने तो 4 केंद्रीय अवस्था आई, फिर इसके अंदर 4-4 केंद्र की अवस्था आई, फिर इसके अंदर 2 केंद्रक बीच में आ गए और दोनों तरफ रह गए 3-3 केंद्रक। अब इसमें क्या होगा, जब ये 8 केंद्र की अवस्था आई थी तो इससे पहले देखो आप कहीं पर भी इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनी। 8 केंद्रक के बाद में यानी कितने समसूत्री विभाजन हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 समसूत्री विभाजन होते हैं टोटल। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 3 समसूत्री विभाजन हुए और 3 समसूत्री विभाजन होने से 8 केंद्र की अवस्था आ गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक एक केंद्र बीच में आ गया और ऊपर 3 कोशिकाएं केंद्र बच गए, इनमें 3 कोशिकाएं बन गई। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं बन गई और बीच में एक बड़ी वाली कोशिका रह गई। तो इस तरह से 7 तो कोशिकाएं हो गई और 8 इसके अंदर केंद्र हो जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखना है कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें 8 केंद्र की अवस्था से पहले केवल केंद्र का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है। 8 केंद्र का अवस्था बनने के पश्चात ही कोशिका द्रव्य विभाजन होकर फिर कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है और कोशिकाएं बनती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अंतिम रूप से कितने सक्रिय गुरु बीजाणु बनाती है। तो ये याद रखिएगा, एक जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी वो पहले 4 गुरु बीजाणु बना रही थी, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं और अंत में केवल एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है। तो हम कह देंगे कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अंत में एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। तो अगर हमें 100 भ्रूण को क्वेश्चन आ जाए, जैसे 100 भ्रूण कोष बनाने हैं तो हमें कितने गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की जरूरत होगी, हमें कितनी गुरु बीजाणु मात्र सेल की आवश्यकता होगी। तो 100 भ्रूण कोष बनाने हैं तो हमें 100 गुरु बीजाणु चाहिएंगे। क्या चाहिएंगे, हमें 100 गुरु बीजाणु चाहिएंगे। और 100 गुरु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होगा, जब 100 ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होगी, जब 100 ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 100 भ्रूणकोष बनाने के लिए हमें 100 गुरु बीजाणु चाहिए। और 100 गुरु बीजाणु कब बनेंगे, जब 100 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होंगी। तो ये बड़ा फर्क है लघु बीजाणु जनन और आपके इसमें
गुरु बीजाणु जनन में। एक क्वेश्चन जैसे आ गया दोनों का मिल देते हुए कि 100 लघु बीजाणु व 100 गुरु बीजाणु बनाने में 100 लघु बीजाणु व 100 गुरु बीजाणु बनाने में कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं व गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता हमें होगी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 100 लघु बीजाणु बनाने हैं हमें। तो आपको बताया कि एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो 4 लघु बीजाणु बनाती है। तो हमें मतलब 4 लघु बीजाणु बनाती है, तो जाहिर सी बात है 100 लघु बीजाणु बनाने के लिए हमें कितनी चाहिएगी, केवल 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं चाहिएगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी, लेकिन 100 गुरु बीजाणु चाहिए। तो हमें कितने गुरु बीजाणु चाहिए, कोशिकाएं चाहिएगी, हमें 100 ही गुरु बीजाणु कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होने वाली है। तो ये याद रखिएगा, 100 लघु बीजाणु कोशिकाओं के लिए तो हमें 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं आवश्यकता होगी, क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणु का निर्माण कर रही है, इसलिए 25 चौके 100 गए। लेकिन 100 अगर गुरु बीजाणु चाहिए अपन को, तो 100 ही हमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस तरह से आप इसके कई प्रश्न इसको देख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम परागकण के विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक देखने में आया है कि अपने चैनल पर जो भी अपने वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लोग लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग अपने चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं इस बात का कमेंट पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट देवें, और अपने जो नोट्स है वो तैयार करते रहें। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें।